नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है अजमेर 92। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। तीसरी खबर में बात अवैध कब्जे की। चौथा है धर्मांतरण। सबसे पहले बात अजमेर 92 की। 90 के दशक में देश के सबसे बड़े घिनौने कांड को राजस्थान के अजमेर में अंजाम दिया गया। इस घटना पर आधारित एक फिल्म अजमेर 92 नाम से बनी है, लेकिन मुस्लिम संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी का कहना है कि इस फिल्म के जरिए एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अगर फिल्म से अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो वो फिल्म बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिलीज से पहले फिल्म दरगाह कमेटी को दिखाने की मांग भी की गई। इस फिल्म को लेकर इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के मुखिया शुएब जमाई ने भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, अजमेर दरगाह कमेटी के सदर सैयद गुलाम किबरिया और जनरल सेक्रेटरी सरवर चिश्ती सहित खादिम कमेटी से मीटिंग करने के बाद आधिकारिक घोषणा करते हैं कि फिल्म अजमेर 92 शहर में घटित एक आपराधिक घटना तक सीमित है तो हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर षड्यंत्र के तहत अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो फिल्मकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही देश में शांतिपूर्ण विरोध होगा। वहीं दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जागदान के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने अजमेर 92 को राजनीति हथकंडा करार दिया है। कहा है कि कर्नाटक में चुनाव था तो द केरला स्टोरी बनाई गई, अब राजस्थान में चुनाव है तो अजमेर 92 बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि ये एक कम्युनिटी को टारगेट करती है। बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भी कहा था कि ये फिल्म अजमेर शरीफ दरगाह को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मदनी ने कहा था, आपराधिक घटनाओं को मजहब से जोड़ने की बजाय इसके खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने की जरूरत। वर्तमान समय में समाज को विभाजित करने के बहाने खोजे जा रहे हैं। यह फिल्म समाज में दरार पैदा करेगी। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई और विरोधी दलों पर भी जोरदार हमला किया। मौर्य ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं लखनऊ में कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या को लेकर भी बयान दिया। लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिंता जताई और कहा कि पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या की घटना निश्चित तौर पर सरकार और पुलिस के लिए चिंताजनक है। प्रदेश सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की भी एसआईटी और न्यायिक आयोग से जांच कराई जा रही। जांच से घटना की सच्चाई पता चलेगी। आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जीवा हत्याकांड को देखते हुए आगे से ऐसी घटनाओं को लेकर सतर्कता बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने समाज से भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की अपील की। आम लोग ऐसे लोगों पर नजर रखें और पुलिस को भी सूचना दी ताकि ऐसे खतरनाक मंसूबे रखने वालों के खिलाफ समय से कार्रवाई हो सके। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान लखनऊ में अरविंद केजरीवाल से अखिलेश यादव की मुलाकात पर भी जमकर निशाना साधा और सवाल किया कि या तो अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी ही सपा में अपने विलय की तैयारी कर रही है, लेकिन 2024 में ये सभी दल गायब हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2014 में बीजेपी ने 73 सांसद जीते थे और बीजेपी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यूपी में एक तरफा बीजेपी की जीत का वातावरण दिखाई दे रहा है।
तीसरी खबर में बात अवैध कब्जे की। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जिला प्रशासन जेसीबी, बुलडोजर और पोकलेन के साथ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था। बीकेयू नेता मांगे राम त्यागी सैकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जिला प्रशासन और पुरकाजी पुलिस ने बल प्रयोग कर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मौके से भगा दिया। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देख पुरकाजी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के पसीने छूट गए। भूमाफिया दुकान और मकान छोड़कर 9-2-11 हो गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर लोक निर्माण विभाग की जमीन है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रिहायशी मकान और दुकानों का निर्माण करा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर जिला प्रशासन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एसडीएम सदर परमानंद झा ने बताया कि पुरकाजी क्षेत्र में लक्सर रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 334 का निर्माण कार्य चल रहा है। लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। जिला प्रशासन की तरफ से जमीन खाली कराने की लगातार चेतावनी दी जा रही थी। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद माफिया सरकारी जमीन खाली नहीं कर रहे थे। इसलिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर, जेसीबी और पोकलैंड मशीन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई में 68 दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान बीकेयू कार्यकर्ताओं ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की थी। कार्रवाई में 68 दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान बीकेयू कार्यकर्ताओं ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। चौथी खबर में बात धर्मांतरण की। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहनवाज और बद्दू ने खुद के भी धर्मांतरण की झूठी कहानी सुनाकर नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया और उनका ब्रेन वॉश किया। शहनवाज और बद्दू ने धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों को बताया था कि वो पहले ईसाई था और उसने काफी ज्यादा परेशानियां झेली थी। इन परेशानियों से दूर होने के लिए उसने आयत पढ़ी, इस्लाम धर्म कबूल किया और इससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। वो अपनी जिंदगी में काफी सफल हुआ और ऐशो और आराम की जिंदगी जीने लगा। इतना ही नहीं, शहनवाज और बद्दू ने नाबालिग बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि ये नाबालिग बच्चे इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अपने परिवार से अलग हो जाए। इन सब बातों के चैट पुलिस को नाबालिग बच्चों के मोबाइल फोन से मिले। पुलिस सूत्रों की माने तो बद्दू ने नाबालिग बच्चों को बताया था कि 3-4 साल पहले ही उसने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया था, जिससे उसके जीवन में खुशियां लौटी। और यही वजह है कि बद्दू की इन झूठी कहानियों को सुनकर 5 बच्चों का ब्रेन वॉश हुआ और वो भी धर्मांतरण की राह पर चल निकले। बता दें कि आरोपी शहनवाज और बद्दू अभी भी फरार चल रहा है। जब से वो महाराष्ट्र के मुंब्रा से भागा है, पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस की टीमें भी यूपी से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कई बड़े खुलासे किए, जिसको सुनकर गाजियाबाद पुलिस के कान खड़े हो गए। अब्दुल रहमान से पूछताछ और बच्चों की मोबाइल चैट से पुलिस को पता चला कि शहनवाज बच्चों को दुबई ट्रिप का भी लालच देकर धर्मांतरण कराने का टारगेट दे रहा था। शहनवाज बच्चों से कहता था कि तुम अपने दोस्तों से इस्लाम धर्म के बारे में बात करो, उनको इस्लाम धर्म की खूबियां बताओ, ताकि वो भी तुम्हारी तरह अच्छे बन सके। इसके लिए तुम लोगों को दुबई की ट्रिप भी मिलेगी। शहनवाज के कहने पर ही एक बच्चे ने अपने 4 दोस्तों से धर्मांतरण की बात की, लेकिन दोस्तों ने इससे साफ इनकार कर दिया। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।